राम राम जी सारंग। और क्यों, उम्मीद करूं बढ़िया होगा। तो कल अपना क्लास गेरी बिंग अंदर हमें बढ़िया रिस्पांस मिली होगा को क्वेश्चन आंसर की क्लास है जिकी मैं थाने बतायो भी अपा राजस्थान 4th ग्रेड को जो एग्जाम में जेको 5 लेके 6 नंबर की साइंस आवे और 5-6 टॉपिक आवे तो अपन बे क्वेश्चन आंसर के थ्रू करन को भी कंप्लीट करान क्योंकि सिलेबस की थ्योरी ही मैं डाल दी है। तो थ्योरी जाके थे देख इसको, इसलिए प्लेलिस्ट बड़ी है सारी। ठीक है, तो बिंग अंदर अपना टॉपिक किसा मैं एक बार फिर रिवाइज कर दूं। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, भौतिक रासायनिक परिवर्तन करवाइडो आपनो सरनो पहली क्लास आई है 17 मिनट में कंप्लीट है जी। भी बात है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन वो भी कंप्लीट करवाइडो है, 4 क्लास आएंगी। ठीक है, और भी बात में तीसरा है मानव रोग, मानव रोग कितनी क्लास में 10 क्लास में जी। भी बात में है धातु अधातु, धातु अधातु लगभग 7-8 क्लास वो कंप्लीट है। भी बाद में है मानव तंत्र, मानव तंत्र इन अंदर लगभग सारी क्लासा है लेकिन 2 टॉपिक कोनी, एक पेशी तंत्र कोनी और एक जनन तंत्र कोनी, ये 2 टॉपिक ने छोड़ के बाकी सारो कंप्लीट है अपना। तो थ्योरी सारी अपनी कंप्लीट है। तो थ्योरी से देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो एक बार थ्योरी और देख लो फटाफट 1.5 के पर करके, और भी बाद में क्वेश्चन आंसर लगाओगे थारो 101% क्वेश्चन सही जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन की बात कर ले पापा, और क्वेश्चन ने बढ़िया तरीके से एनालिसिस कराऊंगा। बच्चा को अच्छा रिस्पांस आया तो देखो 2 या 3 बच्चे की क्लास देखी, मैं झूठ कौन बोलूं, व्यू हो जाता ही वीडियो पर 6-7 व्यू ही आए हैं। तो लगभग जिका व्यू देखिए मैं नेचुरल वीडियो है, यानी कि सारा नेचुरल व्यू देखिए, और जिका वीडियो देखिए अच्छी वीडियो देखिए, तो मैं मानूं कि अच्छी तरह परफॉर्मेंस मिली होगी। तो टॉपिक पर चला और हिंदी सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज में हम बात करा। ठीक है, चलो जी करते हैं शुरू। वह नाइट्रोजनी क्षारक, पहला क्वेश्चन क्या है। अब इसमें मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ऑप्शन नहीं लिखे, लेकिन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा ऑप्शन के थ्रू। देखो क्वेश्चन क्या है, वह नाइट्रोजनी क्षार जो आरएनए में तो पाया जाता है परंतु डीएनए में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन क्या है, वह नाइट्रोजनी क्षार, कौन सा नाइट्रोजनी क्षार जो आरएनए में तो पाया जाता है परंतु डीएनए में नहीं पाया जाता, नाम होता है यूरेसिल। ठीक है, तो अपने नाइट्रोजनी क्षार की बात कर लेते हैं। तो 4 होते हैं जी, एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन और यूरेसिल। डीएनए में यूरेस, देखो डीएनए में ये 4 होते हैं, डीएनए में होते हैं ये 4, और ये डीएनए में नहीं होता। सीधी सी बात है। अब ये डीएनए में नहीं है तो ये किस में होता है, ये प्यारे बच्चों आरएनए में होता है। यहां से क्वेश्चन बनता है, बस क्वेश्चन यही है कि ऐसा कौन सा इन चारों में से आपको कोई एक दे देगा, पूछ लेगा वह कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक है जो डीएनए में तो नहीं पाया जाता लेकिन आरएनए में पाया जाता है, तो ये आपका होगा यूरेसिल। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। वहां पर एक डीएनए शब्द है, तो डीएनए की फुल फॉर्म याद कर लो प्यारे बच्चों। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोज, राइबोज न्यूक्लिक, न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, साथ में आरएनए भी आ गया, तो आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। लो जी, ये 3 ही इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए पहला क्वेश्चन हो जाता है अपना कंप्लीट। क्या है, वह नाइट्रोजनी क्षारक जो आरएनए में तो पाया जाता है डीएनए में नहीं पाया जाता, तो कौन सा होता है प्यारे बच्चों, यूरेसिल होता है। मैं साथ के साथ इसको रफ करता चलूंगा ताकि अपने को स्पेस मिले। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अपना, मिटा देते हैं इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, मेंडल ने अपने प्रयोग, तो मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, मेंडल ने प्रयोग किए थे, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने जोड़ी विप्रयासी लक्षण दिए, कितने जोड़ी विप्रयासी लक्षण दिए, तो प्यारे बच्चों 7 लक्षण दिए थे। कितने लक्षण दिए थे, 7 लक्षण दिए थे। अब जो इसमें बताने वाले 7 लक्षण वो मैं आपको पिछली अपनी अनुवंशिकी क्लास है उसमें बता चुका हूं, उसमें जाकर आप पूरा अनुवंशिकी का चैप्टर देख सकते हैं। तो कितने जोड़ी लक्षण लिए थे, 7 जोड़ी लक्षण लिए थे। तो कौन से पौधे पर प्रयोग किया था भाई, सर मटर के पर किया था, लेकिन अब एग्जाम का ट्रेंड है जो चेंज हो गया, तो मटर वो आपको नहीं देगा, क्या देगा, पाइसम, पाइसम स्टाइगम, पाइसम स्टाइगम। तो मेंढक मटर का ये वैज्ञानिक नाम होता है,
मटर का ये वैज्ञानिक नाम होता है। इसके साथ साथ मैं आपको 2-4 वैज्ञानिक नाम और बता देता हूं जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे मटर का हो गया पाइसम स्टाइगम, आम का होता है मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है। मेंढक का मेरे निकल गया था शब्द मुंह से, इसलिए मेंढक का साथ के साथ बता देता हूं। तो राणा टिग्रीना, कौन सा टिग्रीना? राणा टिग्रीना, ठीक है। मानव का चलो बात कर ही लेते हैं, ह्यूमन बॉडी का या मानव शरीर का जो मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। वैसे तो सभी को याद ही है, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। अब मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं कि आम का जो, देखो आम की बात करें, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। तो जो आम का मेंजीफेरा है वो इसके आम के वंश को बताता है। किसके बताता है? वंश को बताता है। जो इंडिका है वो आम की जाति को बताती है, ये बात आप ध्यान देना। तो मानव का वो वंश पूछ लिया अगर आपसे सीधा ही, मानव का वंश कौन सा है? तो मानव का वंश है होमो और मानव की जाति है आपकी सैपियंस। ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 7 जोड़ी बीप्रियासी लक्षण लिए थे। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक पौधा लंबा हो गया, ठीक है, जैसे लंबा, लंबाई को आधार माना, ठीक है, और रंग, पत्ती के रंग को आधार माना, बीज के आकार का आधार माना, ठीक है, और क्या माना? बीज के आकार हो गया, बीज का रंग हो गया, पुष्प का रंग हो गया, ठीक है, पुष्प की स्थिति हो गई। ये इस प्रकार से मैंने आपको करवाए थे, ठीक है। तो ये इसने वो 7 बीप्रियासी लक्षण लिए थे, किसने? मेंडल ने। तो मेंडल ने किस पर प्रयोग किए थे? अनुवंशिकी पे। अनुवंशिकी के पिता मेंडल। कल अपने इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में बात कर चुके हैं। तो अगर लगातार मैं आपको 15 दिन ये क्वेश्चन आंसर की क्लास लूंगा ना, तो आपके साइंस के क्वेश्चन बात जाएंगे नहीं। ये जरूरी नहीं है कि 4th ग्रेड के लिए है, हर कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके क्वेश्चन तैयार होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। वंशागति का अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको रफ करते हैं साथ के साथ। तो प्यारे बच्चों आप ऐसे कीजिए, इसको ना अगर कोई वैसे तो कॉपी पेन लेके बैठिए, आपको जरूरत पड़ सकती है लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी आप कॉपी पेन लेके बैठिए। चलिए, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपका याद रख लेना भी प्यारे बच्चों, सट्टन व बोवेरी ने दिया था। किसने दिया था? सट्टन व बोवेरी ने दिया था। कौन सा सिद्धांत? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। किसने दिया था? सट्टन व बोवेरी ने। याद रख लेना, ये डीएनए वाले चैप्टर में है अच्छे से, तो वो अपना देखो, ये अनुवंशिकी में भी दिया हुआ है और डीएनए में भी दिया, तो इसके बारे में अपनी बातें कर चुके हैं। अगर आपने डिटेल में इसके बारे में बात करनी है, देखो शायद मैं स्पीड बोल रहा हूं, देखो अगर आपको सट्टन और बोवेरी या वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, इसके बारे में अपने अनुवंशिकी चैप्टर में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला कि अपने प्रयोगशाला सहायक या लैब असिस्टेंट की भर्ती है, उसमें अपना टॉपिक लगता है कि डीएनए, पूरा टॉपिक लगता है डीएनए से संबंधित। वहां पर इसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको टारगेट दिया है 500 सब्सक्राइब करवाइए, जैसे जैसे आप करवा दोगे अपना अपना काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। बस उसी का वेट कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा सट्टन व बोवेरी, आपको याद रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जीन के बीप्रेयासी लक्षणों के संकेतक। देखो, जीन के बीप्रेयासी लक्षण, इसका मतलब क्या है? तो पहले अपने जीन को समझ लेते हैं। जीन समझिए, मान लीजिए हमारी ह्यूमन बॉडी है, क्या है? हमारी ह्यूमन बॉडी है। तो ये किससे बनती है, यानी कि जीवन की शुरुआत किससे होती है? इसको समझना, आपको जीन तक लेके चलूंगा। जीवन की शुरुआत कैसे होती है कि एक नर युग्मक होता है, नर युग्मक कौन होता है जी? आपका स्पर्म होता है, और एक होता है जी मादा युग्मक। क्या होता है जी? मादा युग्मक। ये होता है जी आपका ओवम। तो इसे बोलते हैं शुक्राणु और इसे बोलते हैं अंडाणु। कोशिका वाले चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था, ये होती है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका, और ये होती है मानव शरीर की बड़ी कोशिका। तो ये बात आपको तैयार होगी। देखो अब इंटरकोर्स, इंटरकोर्स समझते हो आप? इंटरकोर्स को मैंने अच्छे से डिफाइन किया था एक दिन, संकरण बोलते हैं इसे। तो जब इंटरकोर्स होता है मेल और फीमेल के बीच में, इंटरकोर्स होता है जब मेल और फीमेल के बीच में,
तो जो ये स्पर्म होता है ये ओवम से मिलता है, स्पर्म होता है जो ये ओवम से मिलता है, और इसका जो स्पर्म और ओवम का मिलना क्या कहलाता है, ये आपका पहला कहलाता है प्यारे बच्चों युग्मकों का संलयन, युग्मकों का संलयन। जब युग्मकों का संलयन होता है तो इसे अपने क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जी, क्या कहते हैं, फ्यूजन, फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, युग्मकों का मिलना या युग्मकों का संलयन होता है फ्यूजन। अब इनका आपस में होता है जी, जब संलयन की विक्रिया हो जाती है तो इसको पूरी विक्रिया को बोलते हैं जी आपका, सॉरी यहाँ पर युग्मकों का मिलना होता है संलयन और फ्यूजन। अब जिनका फ्यूजन हो गया, इनका फ्यूजन हो गया तो एक कोशिका बनती है इस तरह से। कौन सी कोशिका बनती है, इस कोशिका नाम होता है द्विगुणित कोशिका। आपको पता है ये अगुणित कोशिका होती है, ये भी अगुणित कोशिका होती है, ये होती है आपकी द्विगुणित कोशिका। इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों जाइगोट, जाइगोट। ठीक है, जब युग्मक आपस में मिलते हैं फ्यूजन होता है तो उस जब इनके ये कोशिका बन जाती है, जाइगोट बनती है, किसके द्वारा बनती है, ये बनती है आपकी निषेचन के द्वारा, निषेचन। इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, तो सीधी सी बात है मानव शरीर में आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि मादा के शरीर में निषेचन होता है। ठीक है, आंतरिक निषेचन होता है, मादा के शरीर में निषेचन होता है। तो ये होता कहां पे है, तो याद रख लेना प्यारे बच्चों, यहां से क्वेश्चन आया था अंडवाहिनी। कहां पर होता है, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को इंग्लिश में कई बार फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें बता दी, फैलोपियन ट्यूब में हो गया। ठीक है जी, उसके बाद में ये एक नया जीवन बनता है, इस तरह से एक नया बेबी बन गया। तो इसके अंदर नर के भी गुणसूत्र हैं और मादा के भी गुणसूत्र हैं, समझ आया। अब ये बच्चा, ये जो बेबी है, बोर्न बेबी है, ठीक है, ये कुछ बड़ा होगा तो कुछ किसके अंदर लक्षण कैसे अपने पिता के समान और कुछ लक्षण होंगे इसके माता के समान। मानते हैं इस चीज को, देखते हैं ना कि ये तो अपने मम्मी पे गई है, ये अपने पापा पे गई है, तो ये कहां से होता है, ये होता है गुणसूत्र की वजह से। अब देखो, अब वो बच्चा अपनी मम्मी के समान भी लग रहा है और पापा के समान भी लग रहा है, तो समानता भी और विभिन्नता भी है। ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब आप बोलोगे, जैसे मान लीजिए आप किसी पर्सन को जानते नहीं हो, किसी भी XYZ पर्सन को आप जानते नहीं, उसको आप देखते हो, तो देखो उसके भी 2 अंक हैं, आपके भी 2 अंक हैं, उसके भी वही सिर है, आपके भी वही सिर है, उसके भी 2 आते हैं, आपके भी वही 2 आते हैं, तो फिर आपकी शक्लें मैच क्यों नहीं करती, आपकी शक्लें मैच क्यों नहीं, चलो दूर क्यों जाते हो, आप अपने भाई बहन को देख लो, ट्विंस को छोड़कर। अगर कोई ट्विंस है, ट्विंस यानी कि जुड़वा बच्चे हैं, उनकी बात अलग करता हूं, लेकिन कई बार कंडीशन क्या होती है, अगर आप नॉर्मल आपके बहन भाई है तो वो भी, उनकी भी शक्ल आपसे मैच 100% बिल्कुल कॉपी नहीं होती। क्यों नहीं होती, जीन की विभिन्नता, जीनों की विभिन्नता, अनुवांशिक पदार्थ जीन्स होते हैं, डीएनए होता है, उनके में विभिन्नता होती है, उनकी वजह से मैच नहीं करते। अब मैं ट्विंस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। अगर आप चाहो कि ट्विंस सर्किट कैसे होते हैं या किस तरह से ट्विंस का जन्म होता है, कौन कौन सी कंडीशन में ट्विंस बस मतलब जीवित रहते हैं या सर्वाइव कर पाते हैं। अब जैसे ट्विंस की, चलो थोड़ी सी मैं आपको बात बता देता हूं। ट्विंस 3 कंडीशन में होते हैं, ठीक है, तो जो इसमें ना एक कंडीशन वाले ट्विंस जीवित रहते हैं, बाकी 2 वाले लंबे टाइम तक जीवित नहीं। पहली बात तो एक कंडीशन वाला तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, जीवित रहता ही नहीं है। दूसरी वाला क्या होता है, वो जीवित रहते हैं लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। और जो थर्ड कंडीशन होती है, वो ट्विंस लगातार मतलब लंबे टाइम तक सर्वाइव करते हैं, अपना अच्छे से जीवन यापन करते हैं, इसमें कोई किंतु बिंतु नहीं है। तो ट्विंस के बारे में जब अपने जनन का चैप्टर करेंगे उसमें अच्छे से समझाऊंगा। अगर स्पेशल कोई शॉर्ट्स बना के समझाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपको बता रहा था संकेतक, तो सीधी सी बात है, ये है हमारा गुणसूत्र, ये होती है हमारी। अब जैसे इस बेबी की कोशिका ले ली, एक सिंगल सेल ले ली, इसका केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं इस तरह से उलझे हुए, इन्हें बोलते हैं प्यारे बच्चों क्रोमेटिन जाल। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन जाल बोलते हैं। अब ये जाल टूटेगा तो ये बटेगा क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम या गुणसूत्र, गुणसूत्र, क्रोमोसोम या गुणसूत्र। अब इस गुणसूत्र को अपने देखते हैं, कुछ इस प्रकार से ये गुणसूत्र होता है। इस गुणसूत्र में पाए जाते हैं जीन, ठीक है, इस गुणसूत्र में क्या पाए जाते हैं, जीन, ठीक है, और जीन में पाए जाते हैं डीएनए, ठीक है।
समझे? अब ये जीन ही उत्तरदायी होते हैं, ये जीन ही क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं हमें लक्षण प्रकट करने के लिए कि हम कैसे दिखेंगे। ये जीन ही हमें उत्तरदायी होते हैं कि हम कैसे दिखेंगे। तो एलील की अब क्या बोलते हैं? जीन के विप्रेयसी लक्षण। विप्रेयसी का मतलब है कि एक लक्षण को एक स्पेसिफिक जीन होता है, एक निश्चित जीन होता है, वो ही टारगेट करता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक जीन को, एक स्पेसिफिक लक्षण को एक जीन ही टारगेट करता है, तो उसको अपने प्रदर्शित यानी संकेतक लिखा हुआ है ना। अब जैसे मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जीन ये होता है, जीन वो होता है, सारी चीजें समझा रहा हूं, आपको शायद नहीं समझ में आई। जैसे मैंने कुछ वर्ड लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उनको बोलते हैं एलील। जैसे क्या बोलते हैं, याद रखना ना, एलील बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। जैसे कैसे? मटर के पौधे में लंबे की बात करें और बोने की बात करें तो लंबे को लिखा जाता है टी और इसको लिखा है स्मॉल। तो ये जो मैंने टी और टी लिखे है ना, इन्हें एलील बोलते हैं। ठीक है, अब आप बोलो सर इतनी बात तो आप पहले बता दे, इतनी राम कहानी क्यों बताई? तो मैंने पहले बोला कि मैं एक क्वेश्चन से आपको 20-25 क्वेश्चन तैयार करवाने का प्रयास करूंगा, तो यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, शायद आपको काम में आ जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन के विप्रेयसी लक्षण हो गया। अब अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं अगला क्वेश्चन जो आपको करवाने जा रहा हूं, ये वैसे तो मैंने करवा दिया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा भी आपको करवाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। क्या लिखा हुआ है? मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण का क्या मतलब है? देखो, मानव में लिंग निर्धारण का मतलब यह है कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उसके लड़की होती है या लड़का होता है, उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार कौन है? तो उसका जिम्मेदार हमेशा होता है जी पुरुष। कौन होता है जी? पुरुष होता है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं या जो एजुकेटेड है, यानी कि जो पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़, जरूरी नहीं है मेरे से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, या कहीं से भी साइंस उन्होंने अच्छे से पढ़ी हो, या जिनका साइंस सब्जेक्ट हो, या जो साइंस के टीचर हो, या जिस घर में पढ़े हुए एजुकेटेड लोग हों, वो तो इस चीज को समझ सकते हैं कि सर ने सही बताया। लेकिन पुराने जमाने में जो ख्यालात हैं, जो पुराने टाइम के, आज से ज्यादा टाइम मत पीछे चलो, 40-50 साल पीछे चले जाओ, उस टाइम में महिला को दोषी माना जाता था। महिला को क्या माना जाता था? दोषी माना जाता था। अगर किसी महिला की 2 या 3 से ज्यादा लड़कियां हो जाती थी, ठीक है, तो उसमें क्या करते थे? उस पुरुष की दूसरी शादी करवा देते थे कि ये महिला तो हमें लड़की ही लड़की पैदा करके दे रही है, दूसरी महिला आएगी तो हमें लड़का पैदा करके देगी। तो वो चीज गलत है, सरासर सरासर गलत है। मैं इस चीज को अभी आपके सामने प्रूफ कर देता हूं कैसे। ठीक है, तो वो चीज गलत है। अगर किसी फीमेल के, अगर किसी महिला के लड़की का जन्म होता है, ठीक है, लड़की का जन्म होता है, तो उसका जिम्मेदार पुरुष होता है, पिता होता है, महिला या माता नहीं होती। कैसे नहीं होती सर? समझाइए। चलो समझा देते हैं जी कैसे होती है। चलो, जनक कौन कौन होते हैं? नर या मादा। नर व मादा, ये दो हमारे जनक होते हैं। अपने अपने पर भी ले लेते हैं, खुद पे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पिता हुए, ये हमारी माता हुई। अभी तो आपको पता है ये हो गए हमारे जनक। ठीक है, इनके अंदर बनते हैं पहले युग्मक। क्या बनते हैं जी? युग्मक बनते हैं। इनकी कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? नॉर्मल कोशिका में 46 होते हैं। ठीक है, 46 गुणसूत्र से 23-23 की कोशिकाएं बनती है। क्या बनती है? 23-23 की गुणसूत्र की कोशिकाएं बनती है। ठीक है, ये मैंने अर्धसूत्री विभाजन में आपको अच्छे से समझा दिया था। अर्धसूत्री विभाजन में 46 से 23 कैसे बने समझा दिया था। यानी कि यहां पर होता है आपका युग्मक जनन या युग्मकों का निर्माण। ये मैंने आपको अच्छे से अर्धसूत्री विभाजन वाला, जब मैंने कोशिका विभाजन चैप्टर करवाया था, उससे मैं अच्छे से समझा चुका हूं कि कैसे कैसे होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारी अवस्थाएं मैं आपको बता चुका हूं। अब नर के जो ये युग्मक है, इनको क्या बोलते हैं? इनको सर शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? शुक्राणु बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं जी? इनको सर अंडाणु बोलते हैं। वही क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। अब देखो इसमें जो 23 में क्या होता है, 23 में देखें, 23 को तोड़ेंगे थोड़ा थोड़ा, इस 23 को तोड़ेंगे। 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, इसमें 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स।
तो ये जो 22 गुणसूत्र है, ये 22 गुणसूत्र है, ये 22 गुण, ये सेम टू सेम होते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 44 प्लस एक्स वाई और 44 प्लस एक्स एक्स। ये जो 44 गुणसूत्र है, इन गुणसूत्रों को प्यारे बच्चों बोलते हैं कायिक गुणसूत्र। कौन से गुणसूत्र? कायिक गुणसूत्र। ये भी कायिक गुणसूत्र। कौन से गुणसूत्र बेटा? कायिक गुणसूत्र। ये जो एक्स वाई है, ये जो एक्स वाई है, इनको बोलते हैं लैंगिक गुणसूत्र। लैंगिक गुणसूत्र, लैंगिक गुणसूत्र, ठीक है। या इन्हें इंग्लिश में कई बार सेक्स क्रोमोसोम लिखा हुआ आ जाता है, तो ये भी आप थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। चलो अब आगे बात करते हैं। इनका हुआ युग्मक जनन, तो एक एक्स वाई, एक्स एक्स, ये अलग अलग हुए यहां पे, तो इनको मैं अलग अलग ही लिख देता हूं। समझ आई? ये 22 प्लस एक्स वाई, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। अब हुआ इंटरकोर्स, क्या बना? 44 प्लस एक्स एक्स, यही तो बना, ठीक है। अब इसका इससे करवा देते हैं, तो क्या होगा? 44 प्लस एक्स एक्स। अब इसका एक्स 44 प्लस एक्स वाई और इसका 44 प्लस एक्स वाई। तो ध्यान से देखो, ये आपका नर में है, ये मादा में है, तो कौन जिम्मेदार हुआ? नर जिम्मेदार हुआ। तो 50% संभावना लड़की की होने की होती है और 50% लड़के की, तो जिम्मेदार कौन होता है जी? नर होता है। तो मानव में लिंग निर्धारण क्या होता है? एक्स 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 वाई, ठीक है, इस प्रकार का होता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। समझ में आई होगी इतनी बात? आगे देखें, चलो आगे देखते हैं क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। डीएनए के अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक से कौन से बंध द्वारा जुड़े रहते हैं? तो ये डीएनए वाला पूरा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूं। जो हमारा डीएनए होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। अब आपको पता है हमारी कोशिका में, हमारे शरीर की एक कोशिका में डीएनए की लंबाई पता है कितनी होती है? 2 मीटर या कहीं कहीं 3 मीटर भी लिखा हुआ होता है एक कोशिका में। सोच के देखो, जिस कोशिका को हम नॉर्मल हमारी नग्न आंखों या खुली आंखों से नहीं देख सकते, हैरानी वाली बात है, जिस खुली आंखों से या नॉर्मल नग्न आंखों से हम उस हमारी कोशिका को, स्किन, हमारी बॉडी में इन्फिनिटी कोशिकाएं, अनंत कोशिकाएं, एक कोशिका को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उस एक कोशिका में सर 2 मीटर लंबा डीएनए फिट होता है। कईयों को लग रहा होगा सर फेंक रहे हो, मैं नहीं फेंक रहा, साइंस ने ये चीज माननी है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि यहां पर नाइट्रोजनी क्षारक जुड़े होते हैं, डीएनए की स्ट्रक्चर में बताऊंगा, ठीक है, इस तरह से होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक जुड़े होते हैं इस तरह से। डीएनए की स्ट्रक्चर होती है मुड़ी हुई, मतलब द्विकुंडलित होती है, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो बंध होता है ना, ये जो बनने वाला बंध है, ये कौन सा होता है? तो ये आपका एच बंध या हाइड्रोजन बंध होता है। ये बस इतना ही अभी आपको याद में रखना है, क्योंकि ज्यादा मैं इसको डिफाइन करूंगा तो ये मिक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अपने डीएनए किया नहीं हुआ ना टॉपिक में, तब इस करके मैं आपको नहीं करवा रहा, ठीक है। तो एच बंध होता है, ये आपको ध्यान में देना है। चलिए आगे बात करते हैं। जीएमओ का पूरा नाम, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। जीएमओ का पूरा नाम तो क्या है? अनुवांशिक रूपांतरित जीव, ठीक है। अनुवांशिक रूपांतरित जीव का मतलब क्या है कि जिनमें अनुवांशिकी के द्वारा उसमें कुछ चेंज कर दिया है और नए जीव बनाए जाए, तो उनको बोलते हैं अनुवांशिक रूपांतरित जीव। जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक रोजी नामक गाय बनाई गई थी, ठीक है, बीटी कॉटन बनाया गया, ठीक है, तो वो सारे अनुवांशिक रूपांतरित जीव या जंतु होते हैं, वो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखना है। तो जीएमओ का अनुवांशिक रूपांतरित जीव। चलिए आगे बात करते हैं। अनुवांशिक विज्ञान की मूल इकाई, जेनेटिक्स की मूल इकाई क्या है भाई? जीन ही है, क्योंकि सारा काम जीन से शुरुआत हो रहा है, डीएनए होता है, ठीक है, कोई विशेष बात है नहीं है। तो अनुवांशिकी की मूल इकाई आपकी जीन है, इसमें कोई नई बात नहीं है। चलिए, मलेरिया रोग का वाहक, मलेरिया रोग का वाहक,
अब देखो, मैंने कल आपको जो चीज बताई थी कि जो रोग फैलाता है वो रोग कारक, जो रोग को फैलाता है वो रोग वाहक होता है, और जिससे रोग फैलता है, जिससे मतलब होता है रोग, तो वो होता है जी आपका रोग कारक। तो मलेरिया रोग की कल मैंने आपको बता ही दिया था, कौन होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर। और रोग कारक कौन होता है जी? रोग कारक होता है प्यारे बच्चों प्लाज्मोडियम। करवा दिया था मैंने, कोई विशेष बात नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। लार में एंजाइम, वाओ अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, पूरी पूरी संभावना है इसमें। लार क्या होती है? लार क्या होती है भाई? लार, ये लार ग्रंथि से स्रावित होती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात इसकी क्या है? लार ग्रंथि से लार स्रावित होती है। क्या होता है लार? कुछ नहीं होता सर, पानी होता है जी। नहीं, पानी होता है तो फिर पानी पी ले। 99% जल ही होता है, बिल्कुल सही बात है प्यारे बच्चों। और 1% होते हैं आपके एंजाइम, 1% होता है आपका एंजाइम। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो मैं आपको एक विशेष बात बताऊं, हम भोजन करते हैं तो भोजन में सर्वाधिक, हमारे भोजन में सर्वाधिक किसकी मात्रा होती है? भोजन में सर्वाधिक मात्रा, सर्वाधिक का मतलब भोजन में हम सबसे ज्यादा चीज क्या खाते हैं? 7 तत्व बताए थे मैंने पोषण में। पोषण में मैंने आपको 7 चीजें बताई थी, कौन कौन सी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खाद्य रेशे और खनिज लवण। तो हम भोजन में सर्वाधिक जिस चीज की मात्रा लेते हैं वो होती है जी हमारी कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, धान में पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। गेहूं, चावल, धान, मक्का, इन चीजों पर कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हम सर्वाधिक मात्रा में क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब एक आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि सर ये क्या बता रहे हो, लेकिन आपको बताता हूं। लार में एंजाइम होते हैं 3, एक टाइलिन, एमाइलेज और लाइसोजाइम। ये एंजाइम होते हैं हमारी लार में। ठीक है, मुख्यतः हमारे लिए ये जरूरी है याद करना। वैसे तो तीनों याद होने चाहिए, लेकिन अभी जो ऑप्शन पर डिपेंड करता है तो आपका ये टाइलिन है। ठीक है, अब एक बात समझाता हूं आपको कि हमने जब भोजन करते हैं तो जैसे ही हमने एक, जैसे रोटी होगी या चावल हो गए जो अपने खाते हैं, तो उसकी शुरुआत में अपने बाइट लेते हैं। ठीक है, काटते हैं उसको, चबा चबा कर खाते हैं। तो आप एक चीज नोटिस करना, मान लीजिए अब जैसे आपने इतना बड़ा पीस खाया, तो जैसे आप उसे चबाते हो ना, तो आपके मुंह में वो बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, और आप उसे निगल लेते हो। क्रमानुकुंचन गति के द्वारा हमारे आमाशय में वो भोजन चला जाता है। अब समझना चाहिए आपको, मान लीजिए आपका आमाशय उसे एक्सेप्ट नहीं करता उस भोजन को, तो आपको क्या होगी? वमन होगा। वमन यानी वोमिटिंग, वोमिट यानी वोमिटिंग माने उल्टी, तो उसको हिंदी में वमन बोलते हैं। ध्यान रख लेना, वोमिटिंग को वमन बोलते हैं। कई बार बच्चों को वोमिटिंग पता होता है, वमन नहीं पता होता। वमन क्या होता है? तो वमन होती है वोमिटिंग। आमाशय उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, भोजन बाहर आएगा। तो उस टाइम आप एक चीज नोटिस करना। क्या नोटिस करना? अब कई बोलेंगे सर उस टाइम कुछ नोटिस होता ही नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको चीज समझाने का जो प्रयास कर रहा हूं, जो आपने भोजन खाया है ना, ठीक है, उसकी मात्रा जो आपने बाहर निकाल ली उसके मुकाबले बहुत कम होगी। तो सर आप समझाने की क्या प्रयास कर रहे हो? मैं बच्चों ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे भोजन का कार्बोहाइड्रेट का 30% भाग या 30% पाचन हमारे मुख में ही हो जाता है, मुंह में ही पच जाता है कार्बोहाइड्रेट का 30%। तो ठीक है, फिर आता है आमाशय में भोजन का पाचन, और भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है बेटा छोटी आंत में। याद रख लेना भाई, छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां पे होता है? छोटी आंत, जिसकी लंबाई लगभग होती है 6 मीटर। ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। देखो इतनी बातें बता दी आपको एक साथ, इसलिए मैंने एनालिसिस का क्वेश्चन आपको लेकर करवाया ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। फिर भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब ईसीजी, ईसीजी इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियो सॉरी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये क्या होता है?
समझ आएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या था अपना, ईसीजी। ईसीजी का मतलब होता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रो का मतलब होता है विद्युत, कार्डियो का मतलब होता है हृदय, और ग्राफ का मतलब ग्राफ ही होता है, विद्युत हृदय ग्राफ। देखो समझ नहीं आया होगा ना। आपको पता है हमारे हृदय जो होता है, पहले तो आपको यही आएगा फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये किससे संबंधित होता है, हृदय से संबंधित होता है। ईसीजी पूछ लेगा वो, ईसीजी किससे संबंधित है, तो ईसीजी हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित है, हृदय से। पहला क्वेश्चन। ईसीजी का पूरा नाम बता दिया, ठीक है। अब देखो ईसीजी में जो ग्राफ होता है वो इस तरह से चलता है। हाँ इस तरह से, कुछ इस तरह से ये ईसीजी का ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये हमारा ईसीजी का ग्राफ होता है। तो ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ इतना है ना, ये एक धड़कन का है, एक धड़कन का। तो एक मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है इधर, 72 बार। तो यानी कि जो ईसीजी में होता है ना वो एक मिनट तक रिकॉर्ड किए जाते हैं, और ऐसे हमें 72 ग्राफ प्राप्त होते हैं। कितने ग्राफ प्राप्त होते हैं जी, 72 बार। तो एक धड़कन में कितना समय लगता है, अगर एक मिनट में 72 बार हो रहा है तो एक धड़कन में कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड। यानी कि 0.1 सेकंड से भी कम समय में एक लाइन हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इसके साथ में एक वो कहते हैं ना कि जीवन में, आपको पता ही है वो जीवन में उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में जीवन में उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी है, उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी है। ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब मौत होता है। क्या होता है, ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब मौत होता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी है, ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब मौत होता है। तो उस चीज से घबराना नहीं है कि हम सिलेक्शन नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, तो सारा कुछ हो रहा है, तो ये तो आपका संघर्ष है, संघर्ष जारी रखना है। तो अपनी ये लाइफ में ये लाइन चलती रहनी चाहिए। जिस दिन ये लाइन सीधी होगी फिर क्या मतलब है ना। जिस दिन ये लाइन हमारी जो ये लाइन सीधी होगी तो इसका क्या मतलब है। आपने रियल में नहीं देखा होगा कभी, भगवान ना करे आपको हॉस्पिटल में जाना पड़े, लेकिन आप फिल्मों में देखते हो कि ये लाइन, वो डॉक्टर देखते हो कि ऐसे ऐसे लाइन चल रही होती है और लास्ट में ये लाइन सीधी हो जाती है, वो कह देते हैं सॉरी हम उसको नहीं बचा सके, ऐसा होता है ना। तो वो ईसीजी की लाइन होती है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। यहां से भी आपको 4-5 क्वेश्चन मिल गए, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या खास बात है, नहीं खास बात यह है कि क्वेश्चन क्या मिलेगा, किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता तो प्यारे बच्चों मस्तिष्क का नहीं